वेलोसिटी की बात करते, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्ट, या पोजीशन की बात करते, चलो एक्स कोऑर्डिनेट, इनिशियल लॉन्चिंग कोऑर्डिनेट उसका एक्स नॉट वाई नॉट है सपोज, ठीक है, जो कि ओरिजिन है 0 0। अब बताओ उसका एक्स कोऑर्डिनेट का एक्सप्रेशन कैसे बनता है? वी नॉट, और कोई बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट अगर उसकी पोजीशन निकालनी है, उसकी पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। अच्छा ये बताओ मोशन का सेकंड इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u की जगह पे क्या आ जाएगा, v नॉट t, हाँ v नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर इनिशियली हम 0 से लॉन्च कर रहे हैं, इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका 0 ले लिया, तो अब बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी, v नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये समझ में है। और ए एक्स की वैल्यू अपन क्या लेंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, सिर्फ क्या वाई के, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालेंगे, वी नॉट एक्स टी से। क्या ये समझ में आ गया? अब ये बताओ वी नॉट एक्स कैसे निकलेगा, वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स, तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से लॉन्च कर रहे हैं विथ सर्टेन एंगल थीटा नॉट, तो उसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हाँ, तो वी नॉट एक्स जो होगा वो क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। समझ में आया? तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। क्या ये क्लियर हो गया? अब y क्या होगा बताओ जल्दी, y क्या होगा, y कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी क्या होगा, बोलो बोलो, वी नॉट साइन टी, फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या थी, 0, लेकिन यहां आएगा। समझ में आया कि नहीं, ये याद रखना, ठीक है। फिर ये तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हो गया एक्स में, और ये पोजीशन किस में हो गया, वाई में। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, एक्स वाली वेलोसिटी, तो बताओ क्या करते थे एक्स वाली वेलोसिटी के लिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वी नॉट कॉस थीटा नॉट, दैट्स इट। और वो तो हमको पहले से भी पता था। क्या ये क्लियर हो गया? वी नॉट वाई ये भी अपने को पहले से पता था, वी नॉट वाई क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट टी। लेकिन अगर मेरे को वी वाई चाहिए तो दोनों में फर्क है। वी नॉट वाई मतलब वाई की इनिशियल वेलोसिटी, वी वाई मतलब वाई की वेलोसिटी कोई भी पॉइंट पे, कोई भी टाइम पे। तो ये कैसे निकलेगा, तो उसके लिए अपन किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको, इस पूरे को। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? वो डिफरेंशिएशन और टी स्क्वायर का क्या हो गया, 2t, ये लिखा था ना तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये किसी भी टाइम पे उसके y की वेलोसिटी हो गई। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसके बाद कुछ डेरिवेशन किए थे। कौन सा डेरिवेशन किया था, जब ये प्रोजेक्टाइल इस तरीके से ऐसे लॉन्च होता है, ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम पे वो अपने पीक पे पहुंचता है, उसको टीपी नाम दे दिया था, उसको मैंने क्या नाम दे दिया था, टीपी, वो टाइम जब वो अपने पीक पे पहुंच रहा है। और जब वो अपने पीक पे पहुंच रहा है तो उसकी हाइट को अपन ने क्या नाम दिया था, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। याद आया? तो ये निकालने के लिए हमने क्या कैसे किया था डेरिवेशन, बताओ। टाइम निकालने के लिए, टीपी निकालने के लिए क्या किया था, क्या लॉजिक यूज किया, बोल बोल बोल, को 0 किया था, वी वाई को अपन ने क्या किया था, 0।
क्योंकि वो टॉप पे पहुंचा तो y की तरफ बढ़ना उसका खत्म हो गया, रुक गया। समझ में आया कि नहीं? तो उसके लिए अपन ने क्या किया था, vy को 0, vy को जब अपन ने 0 लिया तब वो अपने टॉप पे हो जाएगा, पीक पे पहुंच जाएगा। समझ में है ना? तो ये जब 0 हुआ तो gt इधर आया, और जब t निकला तो t क्या निकला, v नॉट साइन थीटा नॉट बाय g, और ये उसका पीक टाइम हो गया। क्या ये समझ में आया? बता दो जल्दी से। ठीक है, फिर अपने को जब ये चाहिए था कि भाई पीक टाइम तो निकल गया कि कब वो अपने पीक पे पहुंच रहा है, उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, एच मैक्स कितना होगा, तो वो कैसे निकला बताओ। एच मैक्स मतलब उसका y कोऑर्डिनेट, x और y का मतलब क्या है, ये जो x और y अपन ने निकाला क्या है, उसका कोऑर्डिनेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? x, y वेरिएबल पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। तो एच मैक्स मतलब वो वाला पॉइंट जहां पर उसका y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है। समझ में? तो y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा है, वो टाइम ये वाला है, तो t की जगह पे ये डाल देना दोनों जगह पे, फिर सॉल्व वॉल्व करना। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिला था, किसी को याद है रिजल्ट? v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट 2g। चेक करो कॉपी में लिखा है ना, अपॉन क्या आया था, 2g। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो। फिर उसके बाद जितना टाइम उसको टॉप में जाने में लगेगा उतना ही टाइम वापस नीचे आने में लगेगा। तो ये पूरे टाइम को क्या बोलते हैं, टोटल फ्लाइट टाइम। टोटल फ्लाइट टाइम उसको टीएफ से डिनोट करते हैं। तो जो टोटल फ्लाइट टाइम होता है वो टीपी का डबल होता है। तो टीएफ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, 2v0 साइन थीटा नॉट बाय जी। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने क्या निकालना था, हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये लेंथ। अब ये लेंथ देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दे, ये वाली लेंथ कैसे निकली? एब्सेंट था पिछली क्लास में, आया था? कौन एब्सेंट था तुम लोगों में से? एब्सेंट था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी ना, जो भी एब्सेंट था ध्यान देना। हॉरिजॉन्टल रेंज, दोनों एब्सेंट नहीं थे। चलो बताओ कैसे निकलेगा हॉरिजॉन्टल रेंज। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का। उसमें टी की जगह पे क्या डाल देंगे, टीएफ, टोटल फ्लाइट टाइम। तो बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, देख के बताओ। वी नॉट स्क्वायर, हाँ, साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। याद है ना, साइन 2 थीटा नॉट क्यों हो गया, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाता है, साइन 2 थीटा। तुम लोग तो सब मैथ्स वाले हो, है ना? क्या ये क्लियर हो गया? बताओ। फिर उसके बाद मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये कब आएगा, जब थीटा नॉट 45 होगा, मतलब ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो पूरा 1 होगा, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ये आ जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। ठीक है, तो ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये पिछली क्लास की समरी है जो आपको याद रखना है। हटा दो अब इसको, मैं बताऊं। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ये सब स्टोरी के साथ पूरा अच्छे से समझ लेना ना, इसको लिखना। हाँ, मैं एक चीज कुछ बोल रहा था, ये बोल रहा था कि वो जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो पैराबोलिक होती है, इसका प्रूफ अपन ने नहीं किया। वो हो सकता है कई स्कूल वाले करवाते हैं, वो कैसे करना है वो चीज समझ लो यहाँ पर। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री को पैराबोलिक कैसे प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है आखिरकार। तो एक होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। समझ में आई ये चीज? तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको x और y के बीच में ऐसा कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो प्रूफ हो जाएगा वो ट्राइजेक्टरी पैराबोलिक है। तो अपने को x और y दोनों पता है। अब थोड़ा कुछ चीजें ना तुम लोग ना अब अलग नजरिए से देखो। बाकी लोग इसको v नॉट और cos थीटा नॉट देखेंगे और इसको t देखेंगे, लेकिन तुम लोगों को देखना है ये दोनों कांस्टेंट है और ये क्या है, वेरिएबल। ये दोनों कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, जी भी क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? तो जो चेंज हो रहा है वो क्या है, टी।
तो टी को निकालो, यहां पर टी को निकालो, और टी को निकालोगे कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट। समझ में है ना क्या किया मैंने? और इस टी की वैल्यू को उठा के डाल दो यहां पर, जहां जहां पर टी है। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब देखो एक्स और वाई का रिलेशन मिल जाएगा अपने को। लिखो ये दोनों इक्वेशन लिखो, फिर टी की वैल्यू निकालो और पुट करो। प्रियांशु को कभी कभी लगता होगा मैथ्स पढ़ रहा है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है। 11th फिजिक्स में पूरा ही तो मैथ्स भरा पड़ा है लगभग, ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो पैराबोला पढ़ रहे हो, ये क्या है? कोनिक सेक्शन का पार्ट है, मैथ्स का ही पार्ट है। हाँ, आगे सब चैप्टर आएगा। साउथ में बायो वाले के पास ऑप्शन नहीं रहता कि बायो ले और मैथ्स ना ले, उनको कंपलसरी पीसीएम भी लेना। साउथ के स्टेट गवर्नमेंट वाले में जूनियर कॉलेज, वो लोग कॉलेज बोलते हैं 11th 12th को। मौली, मैं भी ये पढ़ा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक स्पेस में फेंकते हैं, जैसे कि अगर हमने एक टेनिस बॉल को फेंका विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, आवाज आ रहा है ना तुमको? यस सर। और सर्टेन एंगल थीटा नॉट, तो जो प्रोजेक्टाइल जो मूव करता है ना इस तरीके से, जैसे मैंने बॉल को फेंका, टेनिस बॉल को, तो ऐसे करके मूव किया, तो वो टेनिस बॉल को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मूव करता है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी और एंगल से फेंकते हैं, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो उसका मूवमेंट होता है, उस प्रोजेक्टाइल को, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और ये जो पाथ वो फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो अभी मैं ये बता रहा था कि अगर ये मूव कर रहा है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का इक्वेशन कैसे निकलेगा? तो ये दोनों का इक्वेशन निकलेगा, जो दोनों टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे वो कहां पर है। ठीक है? अब अगर हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहिए, तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये टी की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और उस वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर टी की जगह पे। क्लियर? यस हाँ, सर। 5 बजे तक। हाँ, 5। ठीक है, हाँ, ओके। तो टी की इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, और यहां पर t की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो x अपॉन ये आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा नॉट का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो सबने ये काम किया क्या? ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वी नॉट कट, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा नॉट इंटू एक्स। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस जी अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। समझ में आया? जी अपॉन टू, इन दोनों का स्क्वायर हुआ तो यही आया, और ऊपर में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। क्योंकि तुम लोगों को ये देखना है, बाकी लोग कुछ भी देखे, तुम लोग ये देखो कि भाई एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल, बाकी सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। समझ में आएगी नहीं? तो ये ऐसा होता है ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही पैराबोलिक इक्वेशन है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये वही चीज को एक्सप्रेस कर रहा है। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो? तो अगर आपको ये बोले शो दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर्म ए पैराबोला, तो ये चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। क्या ये हो गया? तो हटा दो, बता दो। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले वो गैलीलियो वाले क्वेश्चन पे आते हैं। गैलीलियो ने जो बोला था उस चीज को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर थे, ये वाला पिछली क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को। तो क्या बोला था गैलीलियो ने कि फॉर एलिवेशंस व्हिच एक्सीड्स और फॉल शॉर्ट बाय 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल। मतलब कि अगर मान के चलो यहां ये पूरा हॉरिजॉन्टल स्पेस हो गया, यहां से आप एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हो, अगर आप प्रोजेक्टाइल 45 डिग्री पे लॉन्च करोगे तो वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमने डिराइव कर लिया कि अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। क्या ये क्लियर हो गया? फिर गैलीलियो का स्टेटमेंट और हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि जितने एंगल से शॉर्ट करेंगे उसको हम, जैसे अगर मान और या इंक्रीज करेंगे, जैसे मैंने मान के चलो 5 डिग्री बढ़ा के फेंका, मतलब कितने डिग्री पे फेंका? 50 डिग्री, या 5 डिग्री कम करके फेंका, कितने डिग्री पे फेंका? 40 डिग्री पे, तब भी वो सेम जगह पे जाके गिरेगा, तब भी हमको हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ऐसा क्यों? ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। व्हाई इज दिस? तो इसका रीजन मैथमेटिक्स में है और मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोला जाता है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस होता है, को साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन फुल फॉर्म। वैसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस नहीं, सॉरी कॉस नहीं, मैं साइन का ही बता रहा था। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताओ? साइन 90 प्लस थीटा ये भी क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो दोनों की वैल्यू उतनी ही होगी। तो 90 प्लस जाओ या 90 माइनस जाओ, दोनों पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। अब आते हैं जो हॉरिजॉन्टल रेंज का हमने फॉर्मूला पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। यही फॉर्मूला पढ़ा है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है 45 डिग्री से कितना कम हो या कितना ज्यादा हो, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। तो हम दो लॉन्चिंग एंगल्स अज्यूम करते हैं। दो लॉन्चिंग एंगल्स कौन कौन से, थोड़ा ध्यान से देखना। इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूं एक्चुअली, और दो लॉन्चिंग एंगल्स ये वाले ले रहा हूं। सपोज ये 45 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, और ये जो लॉन्चिंग एंगल है ये कितना होगा बताओ? 45 प्लस अल्फा, मतलब अल्फा से इंक्रीज हो गया, अल्फा से डिक्रीज हो गया। हमको ये बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज क्या मिलेगा? सेम। तो अब बताओ R1 की वैल्यू क्या आएगी? R1 मतलब फर्स्ट वाले केस में तो यह जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2, और थीटा नॉट की जगह पे क्या जाएगा? 45 माइनस अल्फा। क्या ये समझ में आ गया? अपॉन क्या हो गया? जी। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी नॉट स्क्वायर साइन, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन क्या हो गया? जी। समझ में आ रहा है? सो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट स्क्वायर। अब देखो अभी यहां डिस्कस किया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? कॉस 2 अल्फा अपॉन क्या हो गया? जी। ये आ गई आपकी R1 की वैल्यू। क्या ये समझ में आ गया? R1 मतलब जब 45 डिग्री से अल्फा एंगल शॉर्ट पे हमने फेंका। फिर R2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 मतलब जब हम अल्फा एंगल के इंक्रीज पे फेंकेंगे, तो यही फॉर्मूला लगेगा। वी नॉट स्क्वायर साइन, इधर पे क्या आ जाएगा? 2, थीटा नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो गया? जी। समझ में आई ये चीज? फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन क्या हो गया? जी। फिर R1 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। ये देखो ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा अपॉन जी। ये R2 लेना था ना, R2। ठीक है, तो R1 और R2 दोनों क्या आया? सेम। तो ये प्रूफ करता है उस बुक के इस जो भी है स्टेटमेंट को। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये प्रूफ आपको इसमें करके बताना होगा। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, बट उसने जैसा समझाया शायद आप समझ ना पाओगे। ये उसके सॉल्यूशन में उसने ऐसा लिख दिया है, लेकिन क्या ये समझ में आ गया आप लोगों को? बता दो। तो कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको इसको प्रूफ करने के लिए ये तरीका लगाना पड़ेगा, ये दो फॉर्मूले मेंशन करने पड़ेंगे, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जब अल्फा एंगल शॉर्ट पे फेंक रहे, जब अल्फा एंगल एक्सीड पे फेंक रहे। और मौलिक शायद तुमको ये समझ में ना आए टॉपिक, तो एक बार रिकॉर्डिंग वगैरह देखना पड़ेगा या तो ऑफलाइन आना कभी। यस सर। आज की क्लास का टाइमिंग थोड़ा चेंज था मैथ्स का, अभी फिजिक्स की क्लास चल रही है। आज एक्चुअली 3 to 4 था मैथ्स, यस सर। अभी फिजिक्स चल रहा है, तो एक बार फिजिक्स की लिंक में ज्वाइन कर लो। ये हो गया तो बता दो, मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हटा दूं? तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। समझाऊं? चलो मैं समझाता हूं, फिर कोशिश करना। एक हाइकर है जो एक एज ऑफ ए क्लिफ पे खड़ा है, जो 490 मीटर अबव द ग्राउंड है। सपोज ये ग्राउंड हो गया और ये इस हाइट पे वो है, 490 मीटर की हाइट पे वो खड़ा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या किया उसने? उसने एक स्टोन फेंका हॉरिजॉन्टली, मतलब आप ऐसा पहाड़ पे चढ़ गए हो, मन किया पत्थर फेंकते हैं, ठीक है? अब पत्थर फेंक रहे हो, ऊपर नहीं फेंक रहे हो, कैसे फेंक रहे हो समझ गए ना? ऐसे फेंक रहा हॉरिजॉन्टली। तो उसने ऐसे फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, समझ में आया? जब फेंका तो पत्थर कैसा आएगा? ऐसा जाएगा और ऐसा जाके गिरेगा। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो। अब ये बोल रहा है किस स्पीड से फेंका, वो भी बता रहा है। हॉरिजॉन्टली फेंका और उसकी स्पीड थी, स्पीड को वी नॉट नाम दे दूं? हाँ, इनिशियल स्पीड है, तो कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब बाकी अब इसको और सोचोगे तो भाई वी नॉट में वी एक्स भी होता है, वी वाई भी होता है। तो एक्चुअली ये वी नॉट एक्स है क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड है, और वी नॉट वाई यहाँ पर क्या है? 0, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है। दूसरे तरीके से समझना है मैथमेटिक्स में, तो आप ऐसे समझो, थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 0, हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है। तो बताओ वी नॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट कॉस थीटा नॉट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और वी नॉट वाई का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस क्या होता है? माइनस जी टी। याद आया ये चीज? तो जब इनिशियली फेंक रहा है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और साइन थीटा नॉट, तो थीटा नॉट भी क्या है? 0। तो वी नॉट वाई क्या हो गया? 0। और वी नॉट एक्स जो है वो पूरा का पूरा 15 मीटर।
क्या ये समझ में आ गया दोनों तीनों तरीके से? अब ये बोल रहा है कि नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। तो उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम निकाल के बताओ। क्या ये आया समझ में? ठीक है, और बाकी लोगों को समझ में आया? और भी कुछ निकालना, आगे सॉल्व करना फिर एक बार। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? क्या तरीका यूज किया? कौन सा वाला? y इज इक्वल्स टू y नॉट, फिर क्या है प्लस v नॉट y t प्लस नहीं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया। तो y जो होगा ना, y मतलब ये वाला लेंगे, ये वाला जो उसका y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ, माइनस 490। ठीक है, y नॉट की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। v नॉट y कितना हो जाएगा, 0 माइनस हाफ। g की वैल्यू कितनी लेंगे, 9.8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। समझ में है ना ये चीज? आगे सॉल्व करोगे टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो। ठीक है, क्या इसको अपन उससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? वाला एक और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ना, टीपी वाला। टीपी वाला क्या था फॉर्मूला, बताओ? पीक टाइम निकालने वाला फॉर्मूला, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। इससे नहीं कर पाएंगे ना, इससे क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, टीएफ का क्या फॉर्मूला था, टोटल फ्लाइट टाइम का, 2 आ जाएगा, तो उससे भी अपने को ये नहीं मिलेगा। और कोई तरीका सोचा था? ये तरीका तो ठीक है, लेकिन कोई फॉर्मूला सीधा अपन ने जो डिराइव किया उससे अपन बना सकते हैं क्या, सोचा था? नहीं बनेगा, इसी से बनेगा। यहां तक समझ में आया क्या, बताओ सभी एक बार। तो ओवरऑल ये हो जाएगा -490 इज इक्वल टू -1/2 9.8, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। दोनों का माइनस माइनस कटेगा, ये से मल्टीप्लाई होगा। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं। इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 980 इज इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। तो 980 डिवाइडेड बाय 9.8 दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10। तो 10 सेकेंड लगेगा उसको यहां से यहां तक पहुंचने में। क्या ये क्लियर हो गया, चेक कर लो। अब आते हैं दूसरी चीज पे। ये बोल रहा है स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो ये किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा? तो देखो यहां पर ना स्पीड बोले तो देखो, पहले ना आप ये निकाल लो, वी नॉट के दोनों कंपोनेंट निकाल लो। एक तो क्या होगा, वी नॉट एक्स आई कैप, सॉरी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट निकाल लो, क्या आ जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वी वाई कैसे निकलेगा? तो वी वाई का फॉर्मूला क्या है, वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। क्या ये क्लियर हो गया? एक मिनट, ये 11 की क्लास चल रही है, फिजिक्स की चल रही है वहां। मैथ्स पहले हो गया, 3 to 4 मैथ्स था आज। हाँ मैं समझ गया था इसलिए। हाँ तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो थीटा नॉट की वैल्यू तो 0 हो गई, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 इंटू कितना हो गया, ये 10। तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -98 मीटर पर सेकेंड। ये y वाली वेलोसिटी हो गई ना, और x वाली वेलोसिटी थ्रू आउट सेम होती है, अपन ने पढ़ा ना। तो vx की वैल्यू v नॉट x के इक्वली होगी, क्योंकि vx टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है।
तो Vx कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो भाई। Vy ये कैसे आया समझ में आया ना, क्योंकि हमने 10 सेकंड के बाद, मतलब हमने वो टाइम लिया जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है। ग्राउंड को कब वो हिट कर रहा है? 10 सेकंड के बाद। तो उस समय उसकी y वाली वेलोसिटी, x वाली वेलोसिटी थ्रू आउट सेम होगा। अब स्पीड अगर निकालना है, स्पीड का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर 15 स्क्वायर प्लस माइनस 9.8 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा 98 है ना, सॉरी, प्लस 98 का होल स्क्वायर। 15 स्क्वायर हो गया 225, 98 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर 10,000 माइनस 2ab माइनस 200 माइनस 400, मतलब 9604, 9604 ना, हाँ 9604। इसको ऐड कर दो, 9822 9829, हाँ 9829। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना ऐसा लॉजिकली सोचना। भाई ये बताओ 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। और 98 का स्क्वायर कितना होता है? अभी हमने निकाला 9604। और ये दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू 99 ही होगा लगभग। एग्जैक्ट 99 होगा क्या? एग्जैक्ट 99 तो नहीं होगा, क्योंकि 9 9 सा कितना होता है? 81। तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, लेकिन 9 आ रहा है। लेकिन ये है इनके बीच में होगा, और इनके बीच का ही नंबर है ये, तो उसको मैं 99 अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ। क्या ये समझ में आ गया? बता दो। हटा दो, ये क्वेश्चन हो गया तो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। A cricket ball is thrown at a speed of 28 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। तो ये क्वेश्चन को समझना पिछले वाले से ज्यादा आसान है। जैसे ये देखो, ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। अब इसको जब थ्रो कर रहे हैं तो किस एंगल पे थ्रो कर रहे हैं? 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? किस वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं? 28 मीटर पर सेकेंड। तो 28 मीटर पर सेकेंड एक्चुअली क्या है? v नॉट। ठीक है ना, तो उसको साइड में लिखते भी चलते हैं। v नॉट इज इक्वल टू 28, थीटा नॉट इज इक्वल टू, थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है। अब कुछ चीजें निकाल, v नॉट कॉस थीटा नॉट, तो ये कितना आ जाएगा? v नॉट एक्स इज इक्वल टू 28 रूट 3 बाय 2। तो v नॉट एक्स कितना आ जाएगा? 14 रूट 3। अभी इसकी जरूरत है कि नहीं, वो तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, लेकिन पहले ही मैं निकालना चालू कर दिया जो जो मेरे को पता है सब। फिर बताओ v नॉट वाई कैसे निकलेगा? बता प्रिंस, v नॉट वाई कैसे निकलेगा? हाँ, तो t जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉट है ना, मतलब इनिशियल बोल रहे हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा? v नॉट वाई इज इक्वल टू 28 इंटू साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो v नॉट इज इक्वल टू 28 इंटू 1/2। तो v नॉट वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया क्या? बता दो।
यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट तक पहुंचेगा ये निकाल। तो जब बॉल को ऐसे फेंका तो बॉल ऐसा गया, फिर यहां पर जाके लैंड किया, ठीक है। तो बोल रहे मैक्सिमम हाइट इसका कितना पहुंचा ये निकाल के बताओ। मैक्सिमम हाइट मतलब ये निकालना है, एच मैक्स। आया समझ में? तो एच मैक्स का मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है। क्या है फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट पहुंचे? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो यहां पर सारे सारे वैल्यू रख दो। तो एच मैक्स में वी नॉट मतलब 28, तो 28 का स्क्वायर साइन थीटा नॉट मतलब साइन 30, इसका स्क्वायर करना है अपॉन 2 इंटू 9.8। तो 28 को इंटू 28 इंटू 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 98 का डबल होता है 19.6। समझ गए? ये 2 से कटेगा 14 बार में, ये 2 से कटेगा 14 बार में। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 इंटू 14 मतलब 196 डिवाइडेड बाय कितना गया 19.6। हाँ, तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10। देख लो, बहुत कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। यहां से पॉइंट हटता है तो यहां पर एक जीरो लग जाता है तो कट जाएगा, तो 10 आ जाएगा। समझ गए ना? तो मैक्सिमम हाइट रीचेस 10। फिर क्या बोल रहा है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। तो सेम लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक का टाइम, तो उस टाइम को बोलते हैं टोटल फ्लाइट टाइम, टीएफ। इसका भी अपन ने फॉर्मूला लिखा। क्या है बताओ टोटल फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला? हाँ, इसका फॉर्मूला है 2v0 साइन थीटा नॉट बाय जी। तो 2v0 की जगह पे आ गया 28, साइन थीटा नॉट की जगह पे आ जाएगा 1/2। समझ गए ना? क्योंकि थीटा तो वही था 30 डिग्री, अपॉन जी मतलब कितना गया 9.8। 2 और 2 कट जाएगा, कितना आ गया 28 अपॉन 9.8। सेवन से पहले 2 से काट देते तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन 4.9, ऐसे ही होगा ना? 2 से कटेगा तो इसको 140/49 लिख देता हूँ। समझ गए क्या? पॉइंट हटा के 7 7 जा 7 2 जा मतलब 20, तो 20/7 आ रहा है। तो 20 को अगर 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 2 जा कितना हो गया 14, 6 और 0, 7 8 पॉइंट लगे, 7 8 जा 50, 2.8 समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर चेक करेंगे 2.8 आ रहा है क्या? टाइम टेकन टू रिटर्न, हाँ 2.9 लगभग इसने कर दिया राउंड ऑफ। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 2.85 को राउंड ऑफ कर देगा। द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, मतलब वापस सेम लेवल पे पहुंचा तो थ्रोअर से सेम लेवल पे पहुंचने में डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू, बताओ क्या था फॉर्मूला? v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन क्या था जी। तो v0 स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट, थीटा नॉट 30 था तो 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 अपॉन जी, जी मतलब कितना आ गया 9.8। क्या ये क्लियर हो गया? तो 28 इंटू 28 अपॉन 9.8 इंटू √3/2, तो ये 2 से कटेगा 14,
ये 2 से 4.9 और ये भी कितना हो जाएगा 14, ये 7 7 सा और 7 2 सा और 0.7 है ना, तो 0.1 और ये हो जाएगा 2 सा, तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3 मतलब 40√3। बाकी लोगों को कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो पूछना। आ गया? अब अपने अपने हिसाब से काट लो। तो क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया बता दो एक बार। हटा दो इसको, फिर मैं आंसर लिख लो 40√3 मीटर्स। इसके बाद ना एक आखिरी टॉपिक बच गया यूसीएम, वो देख लेते हैं। हटा दो इसको मैं। तो हेडिंग डालो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बताओ सर्कुलर मोशन का मतलब समझते हो क्या? एक सर्कल के उसका पाथ जो है, ट्रेजेक्ट्री जो है वो सर्कल होगा। ठीक है, एक बात बताओ, जैसे अगर स्टोन को अगर मैं एक रस्सी में बात करके घुमाया तो वो क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और क्या क्या एग्जांपल होगा? ये बताओ अर्थ का जो सन के अराउंड मोशन है, क्या ये भी सर्कुलर मोशन है? क्यों? क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो, सुन लो। कौन सा मोशन बता रहे हो? क्या एग्जांपल है? व्हील के एक पॉइंट को देखेगा तो हाँ वो सर्कुलर मोशन है ना। फैन, हाँ सर्कुलर मोशन है। एक्चुअली वो देखने का नजरिया है, रोटेशनल भी बोलो सर्कुलर भी बोलो, दोनों हो सकते हैं। वो एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, लेकिन अगर उसके एज को देख रहे हो तो उसका एज एक सर्कुलर मोशन में। तो अगर मान के चलो फैन के एक एज पे मैंने कुछ चीज लगा दी, तो एक बॉल फिक्स कर दिया, तो बॉल सर्कुलर मोशन पे है। समझ में आ रहा है? वो देखने सर का। फेरिस व्हील भी तो सर्कुलर मोशन में आएगा ना? हाँ, अब वो जाइंट व्हील की बात कर रहे हो क्या? यस सर। हाँ, वो भी सर्कुलर मोशन पे आएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है सर्कुलर मोशन के। तो अब बात करते हैं अर्थ क्यों सर्कुलर मोशन नहीं है। क्योंकि अर्थ जो है ना, अर्थ एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। पहला कारण तो ये है कि इसलिए वो सर्कुलर मोशन में नहीं है। ठीक है, वो इलिप्टिकल मोशन बोल दो उसको, क्योंकि वो इलिप्स के फॉर्म में, ये अर्थ की ट्रेजेक्ट्री होती है। अब यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट क्या अर्थ कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है? नहीं। कैसी स्पीड रहती है अर्थ की? क्या चेंज होती है अर्थ की स्पीड कि सेम रहती है? नहीं, तू बातों को घुमा मत। मैं वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूं। क्या अर्थ की स्पीड सेम होती है? क्या अर्थ अर्थ यहां से यहां तक जितने टाइम में जाता है, यहां से यहां तक भी उतने ही टाइम में जाएगा? क्या बराबर डिस्टेंस? क्यों नहीं? एक्चुअल में अर्थ जब मूव करता है ना, देखो ऐसा होता है, ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? अर्थ जब यहां से ऐसा मूव कर रहा है ना, तो ये धीरे 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 जाएगा, जैसे ही इधर आता है स्पीड बढ़ जाती है, फिर धीरे 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 धीरे। पता है कि नहीं ये चीज तुम लोगों को? ये नहीं पता था? अच्छा, तो कभी इसको 3D इसमें देखना, उसका सिमुलेशन। अर्थ ना जितना दूर रहता है ना सन से, एकदम धीरे धीरे चलता है वो, जे धीरे होते जाता है, फिर धीरे 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 यहाँ सबसे स्लोएस्ट मोशन होगा, फिर जैसे जैसे पास आए उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एकदम पास आए साए से मूव करता है। ऐसा होता है, समझे कि नहीं ये चीज? इसके पीछे कैपलर का एक लॉ है। कैपलर ये बोलता है कि अर्थ जो है ना, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है।
मतलब कि जितने टाइम में वो यहां से यहां तक गया तो जो एरिया उसने कवर किया ना, उतना ही टाइम में यहां से यहां तक में एरिया कवर करेगा। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अर्थ का मोशन ना ही सर्कुलर है ना ही यूनिफॉर्म है। लेकिन कई बार अपन कैलकुलेशन में ये मान लेते हैं कि अर्थ की सन जो है वो सेंटर पे है और अर्थ जो है वो एक सर्कुलर पाथ में, जस्ट फॉर एस ऑफ कैलकुलेशन हम इस इलिप्टिकल पाथ को सर्कुलर मान लेते हैं, बट देन ऑल्सो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन और सर्कुलर मोशन समझ में आ गया ना? तो उसमें लिख लेना सर्कुलर मोशन, एक छोटा सा पॉइंट लिखना motion of object is called circular motion, is called circular motion, is called circular motion if it moves on a circular path, if it moves on a circular path. हाँ, 5-10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, हाँ। कैसे? 10 मिनट, 10 मिनट। हेलो, क्या कहां तक लिखा? इफ इट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ। फिर उसके बाद लिखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम लिख देना। यूनिफॉर्म 10 मिनट बोला मैं। हाँ ठीक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म ऐसा लिख लेना ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शॉर्ट में लिखना यूसीएम। यहां पर क्या लिखना? कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब वेरिएबल स्पीड। समझ गए? क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बताने वाला हूं, इधर पे ध्यान से सुनना। जैसे अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है ना, वो एक सर्कुलर मोशन पे है, और कौन सा बोल रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। मान लो पहले वो पॉइंट पी पे था, फिर वो मूव करके पी डैश पे आया। समझ में? एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। पी पे था जब उसका पोजीशन वेक्टर था वेक्टर आर, जब यहां पर आया तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? आर डैश। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये बताओ क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं पी से पी डैश आने में? बाकी लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं, कि वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी क्या है? बदल रही है। समझ में आया क्या ये चीज? अब देखो कैसे बदल रही है वेलोसिटी, उस चीज को देखना। और वेलोसिटी है कहां? यहां पर। तो उसकी वेलोसिटी ना इसके टेंजेंशियल है, ये उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तुम लोग पत्थर को उसको ऐसा गोल घुमाते हो तो पत्थर किस तरफ खिंचाता है? उसके टेंजेंशियली खिंचाता है। समझ में रहा है? अगर कभी पत्थर रस्सी से छूट गया तो किस तरफ फेंकाएगा? तो उसके टेंजेंशियली फेंकाएगा। तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो जब वो इधर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये वाला था, जब वो इधर पे आया तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? यहां पर हो गया। उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हरदम चेंज हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अब एक चीज देखना, इसी चीज को हम थोड़ा यहां से समझते हैं। ठीक है, मान के चलो ये वाले वेक्टर को उठा के मैंने इधर पे ले गया, ये वाले वेक्टर को उठा के मैं इधर पे ले गया, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। एरो का लेंथ और कुछ नहीं, एरो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इस वाले वेक्टर को उठा के मैं इधर पे ले गया तो ऐसा दिखेगा ये वेक्टर। अभी भी वेक्टर सेम ही है ना भाई, क्योंकि पैरेलल वही बनाया मैंने। ठीक है, ये वाले वेक्टर को उठा के मैं ऐसे ले आया, यहां पर ले आया कि इसका इनिशियल पॉइंट यहां पर, तो ये वाला वेक्टर ऐसा बना। क्या ये समझ में आ रहा है? ये वाला वेक्टर क्या हो गया? वी डैश। क्या ये क्लियर? और ये वाला वेक्टर क्या था? वी। अब यहां इन दोनों को भी मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये भी एक वेक्टर बना। बना कि नहीं ये वाला वेक्टर? इस वेक्टर को मैं क्या नाम दूंगा पता है? डेल वी। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये चेंज हुआ तो उसको अपन क्या नाम देंगे? डेल वी। अब देखो याद करो,
वो अपना जो वेक्टर लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि ये प्लस ये इक्वल टू क्या होगा ये, तो v प्लस डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v डैश। तो डेल वी का मतलब क्या होगा v डैश माइनस v। समझ में है कि नहीं ये चीज? और ये बताओ डेल वी का डायरेक्शन कहां पर है? टूवर्ड्स द सेंटर। दिख रहा है कि नहीं ये चीज? और डेल वी बाय डेल टी अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, डेल वी बाय डेल टी कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां पर होगा इसका? टूवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसका एक्सेलरेशन कहां पर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम एसी से भी कई बार डिनोट करते हैं। एसी का मतलब होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये उसका एक्सेलरेशन है और ये उसका वेलोसिटी हो गया। तो ये सारा कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में एज इट इज दिया जो मैं बताया, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस चीज को नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है? एनसीईआरटी की बुक पढ़ता है कोई? तो उसको समझ पाते हो? बहुत मुश्किल है मतलब उसको समझ पाना। मतलब एज अ फ्रेशर आपको एक रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए, फिर उसके बाद ये। हो गया क्या यहां तक? ये एक्चुअली ना इसमें कई सारी चीजें मुझे बतानी है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी जो इम्पोर्टेंट क्रस्ट है इसका वो बता के थोड़ा स्टॉप कर दूंगा आज, क्योंकि फिर उसके बाद सर क्लास लेंगे। कुछ चीजें और टर्म्स यहाँ पर ध्यान देना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आप लोग रेडी रहो। यहाँ पर एक चीज ये देखो, अगर मान के चलो ये फैन है, इस तरीके से होता है फैन, ठीक है? ये फैन है, ठीक है? फैन अगर घूम रहा है, मैं उसके इस पॉइंट को देख रहा हूं, वो घूमते हुए यहां से यहां तक आ गया ये वाला ब्लेड। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से देखूं तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उसका एंगुलर डिस्प्ले, मैं एक नया वर्ड यूज कर दी ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने समझाया ही नहीं था ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे पहला पार्टिकल यहां पर था पी पे, अब वो घूम के कहां पर आ गया पी डैश, तो जितना एंगल बना इस चीज को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आए? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं किससे? डेल थीटा से। तो डेल थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं वही चीज पूछ रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल पहले यहां पर था, घूम के इधर पे आया, तो कितना एंगल बनाया? तो आंसर कितना होगा? 180 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मान के चलो कोई पार्टिकल यहां था और यहां से घूम के यहां आया, तो कितना एंगल बनाया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम। कोई पार्टिकल मान लो यहां पर था और घूम के यहां पर आया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 180। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन ने देख लिया, अब मैं पूछता हूँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर मान के चलो पार्टिकल यहां था, घूम के यहां पर आया, तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ बस हो गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला डायमीटर, ये वाली लेंथ, इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये वाला। ज्यादा हुआ कि नहीं? तीसरे वाले का लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? और ज्यादा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दो तरह की चीज आती है, एक क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब सेम रहेगा, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जितना ज्यादा दूर होगा उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं जल्दी से यहां बता के ना थोड़ा खत्म करता हूं, जिसको आप नोट करके रखो और आगे फिर हम वहीं से उठाएंगे। तो एक छोटा सा टेबल टाइप का बना दो, और जिसमें इधर पे लिखो, पहले लिखना डिस्प्लेसमेंट,
फिर उसके बाद लिखना वेलोसिटी, फिर उसके बाद लिखना एक्सेलरेशन। यहां पर आ गया लीनियर और यहां पर आ गया सर्कुलर। ठीक है, इस तरीके का एक पूरा चीज बनाना है। अब देखो जल्दी जल्दी देख लो, सुन लो, फिर मैं खत्म कर रहा हूं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको अपन डेल आर से डिनोट करते हैं या फिर एस से डिनोट करते हैं, ये आप लोगों ने देखा है ना। ये जैसे ये हो गया डेल आर हो गया, ये चलो बाद में देखेंगे। सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट को सर्कुलर मोशन में तो उसको सर्कुलर नहीं, इसको एंगुलर लिखो, एंगुलर लिखो। तो एंगुलर में इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को अपन किससे डिनोट करते हैं, v से। एंगुलर वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं ओमेगा से। लीनियर एक्सेलरेशन को अपन डिनोट करते हैं a से। एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे। अभी तक हमने ये सारी चीजें लीनियर मोशन के लिए पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन के लिए अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो भले बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया, लेकिन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, वो आगे भी एक दूसरे चैप्टर के अंदर आता है। तो अभी छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपन इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अपन यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को यहीं से। तो थोड़ा सा याद करके ये सब चीजें, टर्म्स हम ध्यान करके आना, रिवाइज करके आना।